बोलो अब कहाँ है, दिखाओ। हाँ, तो अगर आप ये वाला प्रॉफिट उठाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट उठा लेते हैं, तो फिर आपको ये प्रोविजन को ऐड बैक करने की जरूरत नहीं। फिर ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर नहीं उठाते सर। हाँ, अगर आप ये उठाते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाते हैं, ठीक है, तो फिर तो आपको प्रोविजन ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये उठाया 49%, हाँ। यहाँ नीचे लास्ट में टैक्स पेड को माइनस कर दिया सर। एक मिनट रुक जाइए। पहला क्वेश्चन खोले नहीं सर, मैं छोड़ दिया उसके बाद। वो पहले ही हाँ, उससे पहले पूरी है सर। 26 दिए लिखा ना नीचे, अज्यूम टैक्स पेड इज इक्विवेलेंट टू द प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ, वही बात है। और सर रेंट और सैलरी जो पेड हुआ सर, हम्म। उसको भी कैश में दिखाएंगे सर। क्या पे हुआ? रेंट और सैलरी दिया हुआ है एसपीएल में यहाँ पे। हाँ। उसको भी यहाँ दिखाना होगा सर। नहीं, उसको यहाँ क्या दिखाना होगा? वो तो आउटफ्लो हुआ ना। अरे बेटा, आउटफ्लो हुआ तो वो प्रॉफिट वाले आइटम में एडजस्ट कर रहे हो ना। प्रॉफिट को जो तुम टेकअप कर रहे हो, तो वो सारा कैश प्लस माइनस करके टेकअप हो रहा है ना। ठीक है, या तो तुम सारे आइटम्स को इंडिविजुअली ले लो, या तुम प्रॉफिट को ले लो, तो वो तो टेकअप हो रहा है। तो इसमें अगर हम करते हैं, उसको करते हैं, प्रोविजन वाला केस समझाते हैं। हाँ, और बोलो। प्रोविजन अगर हम नहीं भी करेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो 70,000 होना चाहिए ना। बता देते हैं। एक गड़बड़ किया है यहाँ पे कुछ काम। आगे भी कुछ बुक को फेल कर दी, सर कर दिए फेल बुक को। बताते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस और प्रोविजन का हम लोग देखते हैं, उसके बाद यहाँ का ट्रीटमेंट देखते हैं। बताते हैं, उसमें टेंशन लेने वाला कोई सवाल नहीं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बताना है, बाकी है। बस बाकी है। प्रोविजन फॉर टैक्स बताना बाकी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बताना बाकी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बताना बाकी है, एसेट अकाउंट बाकी है, बहुत सारी चीजें अभी बाकी है बताना। चलो, बात नहीं कीजिए, ये लड़का आगे देखो, ठीक है। हम लोग अभी जो क्वेश्चंस कर रहे थे, बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। मैंने कल बोला था कि कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसा करेंगे जिसमें हमारे पास में एसपीएल दिया होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा, और उससे अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा कुछ क्वेश्चन है। ऑनलाइन कोई आया है क्या? हम इसको लगाएं या नहीं लगाएं? कोई नहीं आया, चलिए। तो कोई एडमिट होगा तो बता देना बेटा, हम इसको लगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को बैलेंस शीट ना दे करके हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, और उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इससे भी हम लोग कैश फ्लो डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम लोगों को इससे कैश फ्लो डिराइव करना है, आज हम लोगों का सबसे पहला यही तरीका है। और इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो कि हम अलग से एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन के साथ में हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, लेकिन आपको बैलेंस शीट ना दे करके आपको क्या दे दिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल सा दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको करंट ईयर की फिगर्स दी हुई है। इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर की फिगर से अपने को मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई भी चेंज डिटरमाइन नहीं करना है, ठीक है। एक बार आप इस प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए, आप समझ जाएंगे। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक निकाल भी सकते हैं, अगर इनकेस आपको लगता है कि मेरे को बुक में कुछ लिखना है या कुछ मार्क करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास चीज करे वाले, जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी देखिए। बाकी बुक से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो इसको समझो। आप लोग पीएनएल अकाउंट को क्या समझ रहे हो कि पीएनएल अकाउंट के जो इंडिविजुअल आइटम्स इनफ्लो और आउटफ्लो हैं उनको आप कैश फ्लो में क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं। यही सवाल था ना आपका भी कि रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किए, ये पे किए, वो पे किए। तो देखो तुम सबसे पहले ना इस फिगर को देखो, यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी छोड़ दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,85,600। इसमें से बताओ कि अगर यहां से नॉन कैश का एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है, नॉन कैश का एडजस्टमेंट कर देंगे तो इसमें क्या बचेगा। मान लो कि इसमें 20,000 रुपया नॉन कैश का कोई आइटम था, मैंने माइनस कर दिया 20,000 रुपया, ठीक है। तो 1,65,600 जो बचेगा वो तो नेट कैश आइटम ही बचा ना, क्योंकि एसपीएल में भी जितनी चीजें आ रही हैं उनमें या तो कैश आया होगा या कैश क्या हुआ होगा, गया होगा, ठीक है। जैसे सेल्स कैश आया होगा,
इनडायरेक्ट इनकम कैश आया होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैश गया होगा, ठीक है। तो अगर हम वो नेट फिगर उठा लें तो एसपीएल के हर आने जाने को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। और यही आप समझ नहीं पा रहे कि सर आप एसपीएल से जो फिगर्स उठा रहे हैं, तो बेटा अगर हम प्रॉफिट उठा ले रहे हैं तो प्रॉफिट की फिगर हमें ये डिटरमाइन करा रही है कि इस नेट फिगर के अंदर कुछ कैश इनफ्लोज भी रहे होंगे और कुछ कैश आउटफ्लोज भी होंगे जिनको हमने नेट करके उठा लिया है। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। और ऐसा करने के टाइम में मैंने आपको बताया ना कि नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम क्या कर देते हैं, एड बैक। नॉन कैश इनकम को क्या कर देते हैं, लेस। क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे कैश का एडजस्टमेंट नहीं है। तो जो बाकी कैश के एडजस्टमेंट्स हैं वो हमने उठा लिए हैं। तो अगर हमने ये फिगर उठा ली है इसका मतलब कि अब हमें अंदर प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका डाउट था, पहला डाउट, ठीक है। प्रोविजन वाला डाउट बड़ा पेचीदा है, उसको हम देखते हैं क्योंकि हर किताब अपनी अपनी लिबर्टी लेकर के काम कर लेता है। हम लोगों को एक कॉमन आंसर पे पहुंचना पड़ेगा, ये हर साल की दिक्कत है, ठीक है। तो ये आप बात अब समझे कि अगर हम एसपीएल से प्रॉफिट का बैलेंस उठा लेते हैं फिर हमें इंडिविजुअली एसपीएल के अंदर कैश इन और कैश आउट को समझने की जरूरत नहीं होती है। देखो इस फिगर के अंदर सारे कैश इन भी है और कैश आउट भी है। ये 1,65,600 के अंदर क्या सेल है, क्या परचेजेस है, क्या स्टॉक का चेंज है, डेप्रिसिएशन था, ठीक है। अगर उसको डेप्रिसिएशन रहा होगा उसको हम एडजस्ट कर देंगे क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। क्या इसके अंदर रेंट पेड है, सैलरी पेड है, अदर एक्सपेंसेस पेड है, हाँ जी सब पेड है। उसके बाद मैंने नेट ये फिगर क्या कर ली है, सीधे उठा ली। बात समझ में है, इसीलिए हम इंडिविजुअल आइटम्स को यहाँ ट्रीट नहीं कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर होती है। अब इसको रीड कीजिए, इसको रीड करके कुछ चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी, उन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बोलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को नेट सेल्स से। दूसरा बोलता है अदर इनकम, अदर इनकम में भी कोई दिक्कत नहीं, अदर इनकम के लिए उसने कुछ नोट्स दिया है, हम देख लेंगे उस नोट्स को। फिर वो बोलता है परचेजेस स्टॉक का है, चेंज इन इन्वेंट्री है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन देख करके आपको कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन हमारे लिए क्या है, नॉन कैश आइटम है, ठीक है। और आगे देखते हैं अदर एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास में नोट है, हम नीचे नोट देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेस टैक्स पेड है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एकदम सिंपल सा एक एसपीएल आपको दिया हुआ है। आइए नीचे हम लोग देखते हैं कि नोट्स में वो और क्या क्या बातें करता है, नोट से हमें कुछ निकलेगा क्या। हाँ नोट से निकलेगा। अदर इनकम में दो चीजें हैं, देखिए क्या क्या है। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एंड इंटरेस्ट, ये दोनों इनकम हमारे लिए क्या है, बोलिए तो बेटा, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। तो कुछ समझ आया। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग लेस क्लोजिंग, ठीक है। ये ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां से ये किस चीज में यूज होगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल या एसेट्स में जो चेंज होता है उसमें ये यूज होगा। ओपनिंग कितना था इन्वेंट्री का, ओपनिंग कितना था इन्वेंट्री का 184, क्लोजिंग कितना है 134,400, ठीक है। अगर कोई बच्चा स्मार्ट होगा इसको कहीं कैलकुलेशन करने नहीं जाएगा, वो सीधे ऊपर चेंज इन इन्वेंट्री यहां देख लेगा, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री यहां देख लेगा, पॉजिटिव चेंज है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, देखिए तो जरा। क्लोजिंग स्टॉक आपका बेटा कम हो रहा है, बताइए ये क्या है, कैश का इन है या कैश का आउट है, इन है पक्का। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो भाई पहले मेरे पास 1,84,000 रुपए का स्टॉक था, अभी घट के मेरे पास 1,34,400 का ही स्टॉक है, मतलब बाकी पैसा हमने रियलाइज कर लिया होगा। अच्छा यहाँ पे आपका दिमाग कहीं यहाँ तो नहीं घूम जाता है कि बाकी परचेजेस का क्या हुआ होगा, हाँ क्या हुआ होगा, बाकी परचेजेस का क्या हुआ होगा। अच्छा बाकी परचेजेस का जो नेट इफेक्ट है वो कहाँ है, वो हाँ बोलो बोलो कहाँ है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को आपने कहाँ उठाया है, नेट प्रॉफिट में, गुड। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि तुम तो सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग की बात कर रहे हो, परचेज और सेल की बात कहाँ कर रहे हो, तो उसको समझाना पड़ेगा ना भाई कि परचेज और सेल का जो नेट इफेक्ट होगा, परचेज में कैश आउट हुआ होगा, ठीक है, कैश यूज हुआ होगा आउटफ्लो, और सेल में कैश, इन दोनों का डिफरेंस अपन कहाँ लेके चल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कैरी होकर के बाद में क्या बन गया, नेट प्रॉफिट। तो ये परचेज और सेल कंपोनेंट तो यूज हो गया था, कौन सा कंपोनेंट यूज नहीं हुआ, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ यूज करके चल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर। यहां तक बात समझ में आता है। सेल परचेज का तो यही 4 कंपोनेंट होता है ना, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, नेट सेल्स।
और इसके अलावा एक चीज और होती है, वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ ट्रीट कर लिया होगा हमने? जो नेट प्रॉफिट का फिगर उठाया है उसमें क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो रखे होंगे कि नहीं हो रखे? हो रखे होंगे सारे माइनस, ठीक है। तो अब ये समझ में आया कि इसीलिए हम लोग सेल परचेज को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, सिर्फ किस चीज को ट्रीट कर रहे हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गई अपने को। अदर एक्सपेंसेस में ये क्या बोलता है? तो पहला बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इट ऑपरेटिंग एक्सपेंस? यस इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग, तो इसको छांटने छूटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। लेकिन यहाँ है, ठीक है, ये कहीं जाएगा, ये ऑपरेटिंग में तो नहीं रहेगा, ठीक है, ये ऑपरेटिंग में नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको इतना देख के समझ में चीजें आने लगती हैं, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत समझने में क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे आइए और एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये बहुत छोटा क्वेश्चन, इससे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का 1 पेज का क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, ठीक है। कभी कभी तो क्योंकि बोर्ड में अक्षर बड़ा बड़ा रहता है, 1.5 पेज का भी हो जाता है। आदमी पहले ही देख के 1 पेज में तो खाली बैलेंस शीट आ जाएगा, पहले ही आदमी देख के तब आके अरे भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन है। आइए, एडिशनल इंफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड है? ये तो सबसे आसान चीज है, इसको देख करके मजा आ जाता है। ये क्या है? एसेट और लायबिलिटी का चेंज है। और यहाँ आपको ट्रिक पता है, बाहर में जाए लॉजिक, ठीक है, ट्रिक पता है, ठीक है, सबको पता है कि भाई एसेट का कैश इनफ्लो आउटफ्लो के साथ में नेगेटिव रिलेशन, लायबिलिटी का पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ मेरा 2000 एसेट था ना, ये हाँ एसेट था, ठीक है। 224 से बढ़ के 262,400 हो गया, बढ़ गया मतलब कैश घट गया, ठीक है। यहाँ 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गया मतलब कैश भी बढ़ गया, ठीक है। अब बाकी कोई लॉजिक नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5600 से घट के 3200, कैश भी मेरा क्या हो गया? घट गया, ठीक है। ये तीनों वर्किंग कैपिटल चेंज यहाँ मिला। एक वर्किंग कैपिटल चेंज नोट्स टू अकाउंट में घुसा हुआ था, कौन सा वाला? एक वर्किंग स्टॉक वाला, स्टॉक वाला चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज कहाँ घुसा हुआ था? वो घुसा हुआ था आपका स्टॉक के अंदर। आइए अब आपको बोलता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने। कोई आज आया क्लास में बच्चे लोग? ठीक बेटा, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? हेलो, नहीं मतलब अच्छा वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको वो मतलब क्लास तो सही से समझ में आ रही है ना? आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा वो अलग बात, क्लास प्रॉपर्ली समझ आ रही है ना? चल रही है ना क्लास? क्लास प्रॉपर्ली चल रही है ना? हाँ, समझ नहीं आ रहा वो अलग बात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बताते आप बताते हैं हम, ठीक है। देखो चल, तो अब ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करेंगे? प्रोसीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीड करने के लिए मेरे पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है। तो हम क्यों झंझट करने जाएंगे? अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेके अपना झंझट क्यों बढ़ाएंगे? हम सीधे कौन सा फिगर उठाएंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,85,600 रुपए। चलिए भाई, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? कोई प्रॉब्लम? देखिए, ये बोलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मेरे पास में 1,85,600 है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट नहीं है, ना प्रपोज डिविडेंड है, ना प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना कोई और ऐसा एलिमेंट है जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकालने में यूज होता था। लेकिन अब हमारे पास में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो नॉन कैश हैं या नॉन ऑपरेटिंग हैं। सबसे पहला तो मुझे यहां दिखाई दे रहा था ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये क्या है? ये नॉन कैश है, ठीक है, नॉन कैश है तो ये क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा। देखिए, डेप्रिसिएशन एड बैक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हमने इसको भी क्या कर दिया? एड बैक। ये कहां ट्रीट होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम अपने पास में नोट्स में बना करके दिया था साफ साफ, ठीक है। ये रहा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आपका नोट्स में बना हुआ था, ये रहा। अदर इनकम के अंदर ये दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम था, जब हम देख रहे थे तभी आपने क्लासिफाई कर दिया था कि ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। तो इन नॉन ऑपरेटिंग को हम इनकी जगह पे ट्रीट करेंगे। कहां कहां ट्रीट होंगे ये? गेन ऑन प्रॉफिट, इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट भी कहां ट्रीट होगा? इन्वेस्टिंग में ही ट्रीट होगा। हाँ, ये इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में क्यों ट्रीट होगा? क्योंकि हमने किसी इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या मिला होगा? इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहां से हटाएंगे,
यहां से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो आइए हमने इन दोनों को भी यहां से क्या कर दिया बेटा, लेस कर दिया। अब हमारे पास आ गया प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले। वर्किंग कैपिटल चेंज में मेरे पास कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे। एक तो इन्वेंट्री का एलिमेंट था, दूसरा ट्रेड पेबल का एलिमेंट था, उसका प्लस माइनस आपने जज कर लिया था कि क्या प्लस माइनस होगा, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल था, चौथा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था। ये चारों का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसमें से 3 तो आपको एकदम सामने मिल गए थे, एक आपके नोट्स टू अकाउंट्स में हिडन पड़ा हुआ था, आपने वहां से इसको निकाला था। देखो दिक्कत कुछ नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट की दिक्कत क्या है कि आपसे इंफॉर्मेशन गैदर करना छूट जाएगा। कहां कहां जहां जहां इंफॉर्मेशन लिखा होता है उसको निकालना आपसे छूट जाएगा। अगर आप इंफॉर्मेशन निकाल एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिए तो बनाने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जब आप बनाने खड़े होगे ना तो आपसे इंफॉर्मेशन छूटने का डर है, सबसे बड़ा यही दिक्कत है इसके अंदर। जब आप पिक कर ले रहे हो मेरे साथ में तो किसी टर्म में अभी दिक्कत आपको मेरे ख्याल से नहीं आ रही होगी। यहां तक ठीक है? क्या ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आगे सिलसिलेवार? हो गया, चलिए बन जाएगा ना भाई। टैक्स लेस क्यों किया है? क्योंकि टैक्स तो लेस करना ही पड़ेगा। आपने प्रॉफिट कौन सा उठा लिया था वहां पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाया था ना, तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी टैक्स तो माइनस करेंगे ही ना, क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ है टैक्स की वजह से आपका। नहीं समझे बात आपकी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिए ना, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया, हाँ ठीक है, ऊपर टैक्स नहीं लेना था मुझे इसलिए मैंने नहीं लिया, लेकिन टैक्स तो मेरा आउटफ्लो है ना, ठीक है। तो आउटफ्लो है तो उसको माइनस तो करेंगे ना। इस करंट ईयर में आपने पे तो किया है ना, ठीक है। प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है ना, टैक्स पेड लिखा हुआ है। तो आपने टैक्स अगर पे किया है तो इज इट आउटफ्लो ऑफ कैश? यस इट इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। वेदर इट विल बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, नहीं हो सकता है क्लासिफाई, तो कहाँ क्लासिफाई होगा, ऑपरेटिंग। अच्छा यहीं पे अगर रिफंड ऑफ टैक्स भी लिखा होता तो ऐड कर देते, या इसी में से क्या कर देते, नेट कर देते, ठीक। टैक्स तो बहरहाल आपको कहाँ एडजस्ट करना होगा, यही एडजस्ट करना होगा, टैक्स और कहीं एडजस्ट नहीं होगा, बात समझ रहे हैं, ठीक। चलिए अब ये नेक्स्ट चीज है प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है। इसमें हम कोई आपको लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं पढ़ाने वाले हैं। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना सब बच्चे को आता है, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना आता है ना भाई, एसेट अकाउंट बनाना आता है ना, ठीक है। मशीनरी अकाउंट बना के आए हैं ना क्लास 11th में, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, ठीक है, हम बोले थे ना कि 12th में आके फिर रुलाएगा। प्रोविजन पढ़ लो, जो बच्चा प्रोविजन में रोया था 11th क्लास में, याद है? मतलब बनाने में कि सर इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है, उतना कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आपको भी समझ में आए। ठीक है, चलिए आइए, ये 3 चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। ये 3 बातें जो आपको दिखाई दे रही हैं, पहली बात यहाँ आ जाओ, यहाँ बात कर लो, प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते थे, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो, ठीक है, तो हम लोग 2-3 काम वहां किया करते थे। अगर फिक्स्ड एसेट अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे तो एक तो बैलेंस बीडी, ठीक है, प्लस मतलब एडिशनल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यहां होता था माइनस सेल, याद है। और अगर हम लोग प्रोविजन वाला अकाउंट बनाते थे तो अब तक का डेप्रिसिएशन यहां लाके क्या करते थे, माइनस करके बुक वैल्यू निकालते थे, फिर सेल प्रोसीड लिखते थे, याद है, ठीक है। और सेल प्रोसीड लिखने के बाद लॉस या प्रॉफिट डिटरमाइन करते थे एसेट के सेल का। अगर नहीं याद होगा तो अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या एलिमेंट यहां से निकलेगा देखिएगा जरा। एक तो बैलेंस बीडी हो गया, दूसरा जब एसेट बिकेगा तो क्या आएगा, पैसा आएगा, तो एक कैश इनफ्लो यहां पे आएगा। दूसरा एसेट खरीदा जाएगा तो क्या है, जाएगा पैसा, तो एक कैश आउटफ्लो भी यहां से आएगा, ठीक है। और तीसरा एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैंसिल होता है, ठीक है, वो भी कंसीडर किया जाएगा। चौथा अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ एसेट को बेचने पे तो वो भी कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट अगर आपका कैश अकाउंट मतलब कैश फ्लो का है तो वो है भैया एसेट अकाउंट बना करके एसेट अकाउंट के अंदर जितनी चीजें हैं उनको जगह जगह प्लेस करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये करना सीख जाएंगे तो इसका मल्टीपल इफेक्ट फैलता है। कैसे? जब आप एसेट बेचेंगे तो आपको जो कैश प्रोसीड होगा वो इन्वेस्टिंग का क्या हो जाएगा, इनफ्लो।
जब आप एसेट खरीदेंगे तो उसमें जो आपका कैश जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। जो आपको गेन होगा इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर आपको फिक्स्ड एसेट्स बेचने पे लॉस हो गया तो इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब मल्टीपल जगह इसके इफेक्ट को आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो यहाँ आपका हाथ बहुत मजबूत होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आने लगती है, ठीक है। और ये एकदम निश्चित आना ही आना है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो या तो प्रपोज डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्स या डेप्रिसिएशन प्लस एसेट अकाउंट आपका आएगा ही आएगा। पिछले साल भी आया था, ठीक है, पिछले साल के सैंपल पेपर में भी था, पिछले साल आया भी था। इस साल का सैंपल पेपर मैंने अभी चेक नहीं किया है, वहां तक मैंने नहीं चेक किया है कि कैश फ्लो का कौन सा क्वेश्चन है। एक मिनट में चेक करके बता देता हूँ। आप सैंपल पेपर था ना ग्रुप पे, अभी अभी चेक कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, इस साल भी है। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 30,000 प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन 10,000 वाज सोल्ड फॉर 50% बुक वैल्यू। जी बिल्कुल, एकदम है, एकदम। ये तो निश्चित है, आना ही आना है, नहीं का सवाल ही नहीं है। आप पढ़ रहे हैं मतलब बूझ लीजिए कि छप गया भैया आपके पेपर में। आइए, अब इसको ना थियोरेटिकली नहीं समझाया जा सकता है, थियोरेटिकली हम बात इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा एग्जांपल्स के थ्रू। जहां पे एग्जांपल आएगा हम आपको वहां पे समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। और आपको एक बार रिवाइज भी करा देंगे कैसे कैसे हम लोग एसेट अकाउंट बनाया करते थे, ठीक है। इनकेस अगर कोई नहीं पढ़ा हुआ है क्लास 11th में तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम समझा देते हैं, समझा देंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, और हम जो पूछेंगे उसका जवाब आपको आना चाहिए, आप दे पाए वो जवाब। ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस समझ में आता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले बोलता है सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस का ये रहा क्लोजिंग बैलेंस, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन करंट ईयर का कितना है, 5,000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व में एप्रोप्रिएशन आपने किया है। देखा जाए तो भाई पिछले साल 10,000 था, अब वो बढ़ के 15,000 हुआ। इसका मतलब आपने एप्रोप्रिएट करके जनरल रिजर्व को कितना बढ़ाया है, 5,000। मतलब आपका प्रॉफिट 5,000 से रिड्यूस हुआ होगा, उसको आपको अब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट बोलता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। आगे आना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। याद कीजिए प्रोविजन का अकाउंट बनाते थे हम लोग, ठीक है, बनाते थे। तो प्रोविजन का बैलेंस क्या कहता है, बोलता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ओपनिंग में 30,000 रुपए का था, अब कितने का हो गया है, 35,000 रुपए का हो गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपन को कुछ चेक करना पड़ेगा कि आपने करंट ईयर में क्या प्रोविजन बनाया है, करंट ईयर में क्या कैंसिल किया है। अभी फिलहाल देख के तो यही लग रहा है कि एक्स्ट्रा 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक किया गया है, यही होगा ना मतलब इसका। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस 30 है और क्लोजिंग बैलेंस 35 है, और अगर कोई अगर मान लो कि ये एडजस्टमेंट नहीं है, बंद कर दो इस एडजस्टमेंट को, अगर कोई एडजस्टमेंट ना हो तो ये क्या डिटरमाइन करके दिखाता है, ये क्या शो करता है कि आर डेप्रिसिएशन ऑफ 5,000 हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर। यही शो करता है ना कि आपका प्रोविजन 30 से बढ़ के 35 हुआ, मतलब करंट ईयर में आपने कितना प्रोविजन बनाया, 5,000 का प्रोविजन बनाया नॉर्मल। लेकिन हाँ बाकी और कुछ बातें हैं तो ये उतनी ही बात नहीं होगी जितनी बात यहाँ है। आगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको दिक्कत नहीं देगा, गुडविल आपको दिक्कत देगा क्या। ओपनिंग बैलेंसेस 20,000, क्लोजिंग बैलेंसेस 10,000, मींस गुडविल हैज बीन रिटन ऑफ, तो आपको प्रॉफिट को इन्फ्लेट करना पड़ेगा, ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। आगे आपका ट्रेड रिसीवेबल सन्ड्री क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंसेस 40, क्लोजिंग बैलेंसेस 35, मतलब ये आपका वर्किंग कैपिटल चेंज में प्लस है, 5,000 रुपए आपको रिसीव हुआ होगा, क्योंकि 40 से घट के आपका डेटर कितना हो गया, 35 हो गया। तो बाकी क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, ये वाला एडजस्टमेंट बस सिर्फ देखना है अपने को क्या है। देखिए अगर आपको नहीं याद है 11th का डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुरंत हम समझिए कि हम न्यूज से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर याद है तो आपको बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। बोलते हैं प्लांट कॉस्टिंग ₹20,000 हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 14,000 वाज सोल्ड फॉर 18,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। यहां से आपको 3 इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले प्लांट कॉस्टिंग 20,000, हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना हो गया, 20,000, हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 14,000, हाउ मच डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर, वेरी गुड, 6,000, हैज बीन सोल्ड फॉर 18,000, 4,000 का प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत क्या है इसके अंदर, ठीक है। व्हाट इज द सेल प्रोसीड, व्हाट इज द सेल्स प्रोसीड, कितना पैसा मिला बेच के, 18,000। व्हाट इज द गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर,
ठीक है, बस इसको किस फॉर्म में लेके आना है, अकाउंट के फॉर्म में लेके आना है। क्लियर है? तो जो इंफॉर्मेशन यहां से गैदर होने की कोशिश कर रहा है वो लगभग आप समझ रहे हैं, बस इसको अकाउंट फॉर्म में ला करके और कहां पे किन चीजों को लिखना पड़ेगा ये हम लिख लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया। इसमें आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि भाई अगर मैंने किसी एसेट को बेचा है तो जब हम एसेट को बेचते हैं तो उस पे आज तक के डेप्रिसिएशन को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए, याद कीजिए क्या करते हैं। अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करते थे तो क्या हम एसेट के कॉस्ट को कम करते थे? नहीं करते थे। डेप्रिसिएशन एक्युमुलेट करते थे। एसेट हमेशा किस वैल्यू पे आता था? बुक वैल्यू पे। अगर नहीं याद है तो देख लीजिए, प्रोविजन वाले केस में हम क्या करते थे, मान लिया कि कोई हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं, एसेट अगर 10,000 रुपए की खरीदी गई है तो यहां मैंने लिखा टू बैंक और बाई बैलेंस सीडीवी कितना होता था? 10,000 ही होता था। हम डेप्रिसिएशन यहाँ बुक नहीं करते थे, हम डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा अकाउंट बनाते थे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और यहाँ मान लिया कि कोई बैलेंस पहले से नहीं था तो बाई डेप्रिसिएशन इस 10,000 पे हमने 1,000 का डेप्रिसिएशन बनाया। ठीक है, एसेट अलग बुक होता था, डेप्रिसिएशन अलग बुक हुआ करता था। ठीक है, और ये एसेट को हम डेप्रिसिएशन कैसे एडजस्ट करते थे और कब एडजस्ट करते थे? जब हम इस एसेट को बेचते थे तो प्रोविजन में से उतना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैंसल करके हम एसेट अकाउंट में क्या कर देते थे? ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, और एसेट की वैल्यू को गिरा देते थे और फिर उसको क्या कर देते थे? बेच देते थे, सेल कर देते थे। ठीक है, एसेट डिस्पोजल में भी अपन यही करते थे, सिर्फ एसेट की जगह हम कौन सा अकाउंट बनाते थे? डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो घबराने की जरूरत नहीं है, करते करते आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम एसेट का ट्रीटमेंट देख लें, सारे बच्चे एक साथ एसेट का ट्रीटमेंट देख लें। आइए, ये वर्किंग नोट तो कोई दिक्कत नहीं, ये वर्किंग नोट आप करते करते ही समझ गए थे कि यहाँ पे ये ऐसे होगा। क्या होगा? हमने प्रॉफिट निकाला 35,000 माइनस 30,000 करके बैलेंस, और जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर हुआ था वो पैसा मैंने एप्रोप्रिएशन को क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अपना निकल गया। यहां तक तो आप वो कंसीडर क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही कर लिए थे कि ये काम मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए प्लांट अकाउंट के बारे में देखते हैं और प्रोविजन के बारे में देखते हैं। ठीक है, मैं यहीं से लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बना के समझाऊं, दिखा के समझाऊं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बताइए कि आपके पास में क्या बैलेंस दिया हुआ है एसेट का। देखिए, एसेट का बैलेंस आपको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है। तो हम ये मान के चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे कि बाकी इस फर्म के पास और कोई एसेट नहीं है, बस यही एक एसेट है जो कि इसने क्या कर दिया है, अभी बेच दिया है। बेचने का इंफॉर्मेशन अपन को दिया हुआ है। कितना इसका बुक वैल्यू था? 20,000। क्या आपको इस इंफॉर्मेशन से क्या आप एसेट अकाउंट बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल। अपने पास बैलेंस बीडी कितना था? 20,000। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम है। आइए, बाय बैंक अकाउंट सेल प्रोसीड 18,000 रुपए में ये बिक गया, कोई दिक्कत। अब आइए, अब यहां बोलता है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड प्लांट। ठीक है, आपको 20,000 की बुक वैल्यू कितनी दी हुई थी? चेक कीजिएगा, 14,000 दी हुई थी 20,000 की बुक वैल्यू। देखिए, प्लांट कॉस्टिंग 20,000 हैविंग अ बुक वैल्यू राइट नाउ ऑफ हाउ मच? 14,000। मींस हाउ मच डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर येट? 6,000। ठीक है, तो ये 6,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड फॉर किया जा चुका है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, तभी आप ये अकाउंट देख पाइएगा। अब देखिए, तो 20,000 का एसेट बुक वैल्यू पे आया, बेचने वाले दिन हमने उस पे अब तक का टोटल प्रोविजन कैंसिल किया, और ये प्रोविजन कहां से उठा के लाए? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा के लाए। बात समझ में आ रहा है? हमने प्रोविजन फॉर दिस इज द एंट्री, ये यहां मैच हुई। हमने प्रोविजन डेप्रिसिएशन कैंसिल किया और उसको किस चीज के साथ में एडजस्ट किया? एसेट के साथ में एडजस्ट किया। नाउ 20,000 is the book value less 6,000 provision has been adjusted for depreciation. The value remains what? 14, and it has been sold for how much? 18,000. And in the process, you have gained what? कोई दिक्कत भाई? इसका जर्नल एंट्री बताइए। जर्नल एंट्री बताइए ना, इस वाले एंट्री का जर्नल एंट्री बताइए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट।
तभी प्लांट अकाउंट में ये प्रोविजन आ गया। इस वाले का जर्नल एंट्री बताइए। क्या हुआ होगा? बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 18,000। टू प्लांट अकाउंट हाउ मच? 14,000। टू गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट हाउ मच? 4,000। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां से इसमें से जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कहां कहां जा सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले एक बार प्रोविजन को अपन देख लें। प्रोविजन का बाई बैलेंस बीडी 30,000 ये कहां दिया हुआ था? ये हमें इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था, ठीक है। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था कि भाई 30,000 है। कहां दिया हुआ था देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में। ये रहा भाई आपके सामने, ये रहा प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस। इसी से हम प्रोविजन का अकाउंट बना रहे हैं। मतलब जब भी आपको एसेट का एडजस्टमेंट आएगा मिनिमम कितना अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा? दो, पहला एसेट अकाउंट, दूसरा प्रोविजन अकाउंट। आइए भाई साहब अब देखिए, आपको प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इतना तो समझ में आता है। तो भाई ओपनिंग बैलेंस को हमने कहां लिखा? क्रेडिट साइड, कोई दिक्कत? आपको क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइडेड है, आपने क्लोजिंग बैलेंस को कहां लिख दिया? जहां लिखना चाहिए, डेबिट साइड, ठीक है। इन दोनों बैलेंसेस में कोई दिक्कत आपको? अब आपको ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड था कि एक ऐसा एसेट जिसको मैंने करंट ईयर में बेचा है उस पे कितने का प्रोविजन रिवर्स कर और कितने का डेप्रिसिएशन रिवर्स करना है? 6,000 रुपए का। आपने डेप्रिसिएशन क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, ठीक है। इसके लिए कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। आपको सीधे पता चल गया 20,000 रुपए का एसेट आज के दिन 14,000 की बुक वैल्यू रखता है, मतलब उससे कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 6,000, ठीक है। तो आपने बोला कि ये ओपनिंग बैलेंस था, ये कैंसिलेशन हुआ। 30,000 वाज द बैलेंस ऑन ऑल द एसेट्स। ये क्या है? 30,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? 30,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द डेप्रिसिएशन ऑन ऑल द फिक्स्ड एसेट्स। अब तक आपने कितना डेप्रिशिएट करके रखा हुआ है सारे फिक्स्ड एसेट्स को? 30,000। उसमें से जिस एसेट को बेचा उसका प्रोविजन आपने कैंसिल किया 6,000। तो आपके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के खाते में डेप्रिसिएशन का कितना बैलेंस बच गया? 24,000 बच गया। 30 आप लेके चले थे, 6 आपने कैंसिल कर दिया, तो अभी भी कितना बचा हुआ है? 24। लेकिन आपका बुक कहता है, आपका क्वेश्चन कहता है कि नहीं 24 बैलेंस नहीं है तुम्हारा क्लोजिंग। तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 35। इसका मतलब तुमने करंट ईयर में भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। दिस बिकम्स द बैलेंसिंग फिगर एंड हियर इज द वर्किंग नोट। ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो इसका यही निकालने के लिए आपको पूछा, ये पूरा ये तेला वेला किया यही निकालने के लिए। तो ये समझ में आया ये 11,000 रुपया कैसे निकला? ये 11,000 रुपया किस ईयर का प्रोविजन है? इस ईयर का डेप्रिसिएशन है जो हमने प्रोवाइड फॉर किया है। अब बताइए ये कौन सा आइटम है? नॉन कैश आइटम है। ये प्रॉफिट में क्या होगा? एड बैक होगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस दो अकाउंट से कितनी बातें निकली जो इधर उधर एडजस्ट होंगी, ठीक है बस। और यहीं आप फंस जाएंगे और कहीं नहीं आप फंसेंगे, ठीक है। कितनी बातें निकली देखिए। सबसे पहली इस चीज को एडजस्ट करना होगा। बताइए ये कहां जाएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। बताइए ये कहां जाएगा? गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट एट बैंक कहां जाएगा? ये नॉन ऑपरेटिंग क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसने प्रॉफिट को इन्फ्लेट किया हुआ, तो हम इसको क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। आइए उसके बाद ये डेप्रिसिएशन तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट देखिए। ये 11,000 रुपया कहां जाएगा? ये नॉन कैश आइटम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट को रिड्यूस किया रहा होगा इसने, ये प्रॉफिट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन ये सब आपको समझ में आएगा पहली बार, लेकिन बनाने में ये सब आपका क्या होने लगेगा? छूटने लगेगा। समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आप आंसर 2 मिनट में समझ जाएंगे। आइए चेक करते हैं। यहाँ पे इसमें नेट प्रॉफिट फॉर बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाला है। अब हम लोग मेन अपने आंसर पे आके इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमने बोल दिया कि भाई हमारे पास में 10,000 रुपए का इनकम है, नेट प्रॉफिट है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ठीक है। अभी ये वर्किंग नोट आपको समझा के आए थे। करंट ईयर हमने जो डेप्रिसिएशन बनाया उसको इसने प्रॉफिट में क्या कर दिया? बीइंग अ नॉन कैश आइटम उसने प्रॉफिट में इसको ऐड कर दिया। चलिए
आगे गुडविल एमोटाइज शायद ऊपर में लिखा हुआ था, वो आपने देखा था, तो वो गुडविल एमोटाइज का अमाउंट इसने यहाँ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, आइए उसके बाद गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन प्लांट, ये हमने प्लांट अकाउंट बना के निकाला था, ये यहाँ से इसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, लेस कर दिया। ठीक है, चलिए आगे उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स वाला एक पॉइंट आपको दिया हुआ था वहां क्वेश्चन में, और दूसरा करंट लायबिलिटीज वाला पॉइंट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में। इन दोनों को रिस्पेक्टिवली आपने जो प्लस या माइनस होना था एडजस्ट किया और आपने निकाल दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत समझने में? हाँ, यही अगर पूरा कैश फ्लो होता तो बाकी जो छोड़ी हुई चीजें थी वो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग जगह चला जाता। क्या चीजें छूट गई थी? और अभी कैश का सेल प्रोसीड छूटा हुआ था, जो फर्नीचर मैंने बेचा था या जो प्लांट मैंने बेचा था, और उसका गेन छूटा हुआ था, वो सारी चीजें कहाँ चली जाती, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चली जाती। तो जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो आपको सारे पॉइंट को मार्कअप करके सारे पॉइंट को सारी जगह क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। बोलिए भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया? एसेट अकाउंट उनको ज्यादा बेहतर समझ में आया होगा जो 11th में पढ़े हुए थे, उनका एक बार में थोड़ा सा रिवाइज हुआ होगा। ठीक है, और आगे आगे क्वेश्चन और बनेगा तो और आपका रिवाइज होगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बोलिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बात कर सकते हैं। बोलिए, हम बाकी और क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस कर जाएं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये इसीलिए हम पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेरा हमेशा यही कॉन्सेप्ट रहता है कि कैश फ्लो में हम बच्चों के साथ मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस कर जाएं। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे और आप उसको क्या करने लगे, बोर्ड में बना दें। मेरा मोटिव बस कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही रहता है। हो गया भाई, ये क्वेश्चन आपको कंसिडरेशन में आ गया? ठीक है, यहाँ नीचे उसने एसेट की का वो अमाउंट निकाला है कि प्लांट अकाउंट से कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, वो हम लोगों ने मुंह से निकाल लिया था। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं इस इलस्ट्रेशन को। बैलेंस शीट दिया हुआ है कहाँ का, ड्रीम्स कन्वर्ज लिमिटेड, नाम कितना बढ़िया बढ़िया देता है कंपनी का। ठीक है, ड्रीम्स कन्वर्ज लिमिटेड की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 की, और आपको बोलता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। शो योर वर्किंग वेरी क्लियरली। हाँ जी, बोर्ड में आप भी वर्किंग एकदम क्लियर करके आएंगे, वर्किंग पे ही कैश फ्लो में आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पढ़ना चालू कीजिए, अपने से देखना चालू कीजिए, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो नॉर्मल बैलेंस शीट है, सबको समझ में आएगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, मामला तो इसके नीचे होगा। ठीक है, अभी कहीं पे कोई नोट्स नहीं दिया हुआ है। शेयर कैपिटल है 5 लाख से बढ़ के 7 लाख का हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में अपन चेक कर लेंगे क्या दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख से घट के 50,000 की हो गई है, तो खैर अभी तो ये ऑपरेटिंग का आइटम ही नहीं है। ट्रेड पेबल्स अपना आइटम है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स अपना आइटम है। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, करंट इन्वेस्टमेंट्स है, देख लेते हैं क्या है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेंट्री के बारे में बात है, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात है। ठीक है, चलिए नोट्स टू अकाउंट जैसे ही आपके सामने आया, ये दुख दे गया। दुख क्यों दे गया? देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दुख दे गया। ठीक है, क्योंकि अब आपको एसेट का भी अकाउंट बनाना के चेक करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बना के चेक करना पड़ेगा। देखिए, जब भी आपको मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दे और साथ में यहाँ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे नीचे, इसका मतलब यू आर बाउंड टू मेक मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब आपको एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन के प्रोविजन का अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है भाई साहब। चलिए अब देख लेते हैं। तो हमारे पास में इक्विपमेंट है, ठीक है, इक्विपमेंट अपने किसी काम का नहीं है। इनटेंजिबल में गुडविल है, हमारे पास में 1 लाख का था, अब 95,000 का हो गया। तो ये गुडविल का क्या एडजस्टमेंट करना है, समझ में आ रहा है? क्या होगा ये गुडविल? हाँ, 5,000 रुपया प्लस, ये अमोर्टाइजेशन है बेसिकली। ठीक है, चलिए उसके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए और देख लीजिए, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहता है? मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, accumulated depreciation thereupon 20,000 was sold at a loss of 18,000। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम अपने से वर्बली इसको निकाल लीजिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा, उसको खाली अकाउंट में पुट कर देंगे। ठीक है, अब मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, कॉस्ट कितना हो गया? 80,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन thereupon 20,000, बुक वैल्यू क्या होगी मशीन की? 60,000। ठीक है, इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 18,000, बताओ प्रॉफिट कितना मिला होगा? 42,000। समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में? 80,000 की मशीन पे 20,000 अब तक का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है, तो चीज 60,000 की है। 60,000 की चीज को 18,000 के लॉस पे बेच रहे हो तो कितना पैसा मिल रहा है? तो ऐसे तो समझना बहुत इजी है।
लेकिन अभी इसको मशीनरी अकाउंट बना के और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना करके आपको कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी। आप ये दोनों अकाउंट बनाइए तो, थोड़ा बनाइए तो। कॉपी पेन है कि खाली ऐसे हाथ हिलाते हुए आ गया? कॉपी पेन नहीं है, वेरी गुड। अकाउंट की क्लास करने आए हैं बिना कॉपी पेन। हाँ अच्छा, बुक तो पूरा का पूरा छाप के यहाँ ले आए तो बुक का क्या ही काम आएगा। ठीक है, हाँ कॉपी आगे आगे लगे पता है। तेरी पेन दे क्या, पेन दे क्या गणपति, पेन है? अच्छा लो। क्या एक ही पेन है भाई, अब कितना पेन रखेंगे? देखो यहाँ पे एक और है, लो देखो चलता है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? स्लिप में तो कैच हम भी पकड़ लेते हैं आजकल, हम तो कभी स्लिप से बाहर गए ही नहीं। चिराग तुम आगे देखो ना, जब से बैठे हो तुम पीछे ही देख रहे हो। हाँ? 1 महीना हो गया? बनाओ भाई बनाओ। चलो देखो, मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखो। टू बैलेंस बीडी कितना लिखाएगा मशीनरी का? ये वाला बैलेंस लिख देना, ये वाला बैलेंस मत लिख देना उठा के, यहाँ बैलेंस है मशीनरी का। देखें जरा किसको याद है मशीनरी अकाउंट? सब मोह माया बेटा, सब निकलेगा, क्या घबराते हो? क्या बनाना है? अरे एसेट अकाउंट मशीनरी अकाउंट नहीं याद है बनाना? बनाओ। बैलेंस बीडी 2 लाख रुपया होगा, बैलेंस सीडी 2,80,000 रुपया होगा। बनाओ, एसेट बेचो। चलो भाई हम भी बनाते हैं, हम भी भूल गए बनाना। दो 280 मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 20,000। तो 20,000 का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 18,000 के लॉस पे बिका तो 18,000 का लॉस, ये हो गया डेप्रिसिएशन, ये हो गया लॉस। कितना में बिका रे बोल? कैश हो गया 42,000। ठीक है, और कुछ? तो उधर डेप्रिसिएशन 20,000 यहाँ चला जाएगा। इधर पे कितना बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। 80,000 1 लाख। मेरा तो निकल गया वेरी गुड। कितना है डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर? देखिए आपका आंसर निकल गया। हाँ, डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर प्लीज देंगे घुमा के। खुद तो बेटा डेप्रिसिएशन, यहाँ तो हम डेप्रिसिएशन कैंसिल किए हैं। ये बीडी है, ये सीडी है। हाँ 40,000 आएगा, देख लो सही से एक बारी, दोबारा एक बार देख लो। हाँ दिखाओ भाई। टू बैंक यहाँ 1,60,000 आ गया, कैसे आ गया? कैसे? पक्का? वेरी गुड रीशु, 40,000 आएगा। ठीक, चॉकलेट ये क्या होता है? मतलब देखो कितना फर्क पड़ जाता है चॉकलेट और चॉकलेट। सीधे आदमी 50 रुपए से गिर के 1 रुपए पे आ जाता।
यहाँ क्या आएगा, यहाँ बैलेंसिंग फिगर 1,60,000। अच्छा ये 1,60,000 क्या है बेटा, ये परचेज ऑफ न्यू प्लांट है या जो भी है न्यू एसेट है। निकला, समझ में आया कैसे निकला? अब देखो ये 20,000 रुपया डेप्रिसिएशन कैंसिल हुआ मीटिंग सर, जिसको आप नहीं ये ऑपरेटिंग नहीं बताइए क्या होगा, मीटिंग खत्म हो गया क्या, चालू कर दो। ये 40,000 रुपया क्या हो गया बेटा, ये 40,000 रुपया हो गया आपका डेप्रिसिएशन फॉर द, बोलो ना, करेंट ईयर। ठीक है, उसके बाद ये पैसा जो हो गया 1,60,000, ये क्या हो गया, सेल प्रोसीड हो गया। कहाँ ट्रीट किया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये जो 42,000 रुपए का सामान आया ये कहाँ ट्रीट किया जाएगा, 42,000 रुपया जो आया एसेट बेच करके, ये कहाँ ट्रीट किया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये जो लॉस है ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, ये ट्रीट किया जाएगा। समझ में आ रहा है, ये एड बैक किया जाएगा कहाँ, प्रॉफिट निकालते टाइम में। ठीक है, तो ये इतना करने के बाद आपको ये चीजें आई, समझ आई नहीं समझ आई? कहाँ बेटा, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये लॉस नहीं है। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को के बैलेंस को एसेट से काट करके नेट एसेट की फिगर लिखी हुई है। ठीक है, आप अगर चाहे तो बैलेंस शीट में ऐसे भी लिख सकते थे। देखो जैसे कि बैलेंस शीट देखोगे तब तुमको समझ में आएगा। बैलेंस शीट में देखो ये टैंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू लिखी हुई है ना, टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू जो लिखी हुई है, ठीक है, तो इस वैल्यू में यहाँ पे आपका जो है पूरा का पूरा वो डेप्रिसिएशन जो है वो क्या करके लिखा हुआ है, काट करके लिखा हुआ है। इसीलिए नोट्स में अलग से शो कराया हुआ है, देख लो यहाँ नोट्स में अलग से शो कराया हुआ है। हाँ 1,60,000 हम लोग का डेबिट साइड आया तो परचेज हम लोग उसको कंसीडर करें। हाँ जी बेटा, क्रेडिट आता तो क्या करते हैं? अगर क्रेडिट आता तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब तुमको परचेज का अमाउंट दे दे लेकिन तुमको सेल का फिगर मिस कर दे। जैसे यहाँ सेल के फिगर के लिए तुमको इंस्ट्रक्शन दे दिया था ना कि तुम्हारा 18,000 रुपए के लॉस पे तुमने सामान बेचा, ठीक है, तुमने मशीनरी बेची। तो ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि तुमने मशीनरी बेची लेकिन कितने की बेची ये नहीं देगा तुमको, तो फिर तुम एसेट अकाउंट बना करके तब किस चीज की फिगर निकालोगे, तो बैलेंसिंग फिगर वहां निकालोगे कि मैंने एसेट कितने का बेचा। समझ रहे हो? अगर इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि भाई 1,60,000 मेरा एसेट का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का था, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस 2,80,000 है, मैंने करेंट ईयर में 1,60,000 का एसेट खरीदा, लेकिन मैंने कुछ एसेट्स को बेचा। उस एसेट की वैल्यू कितनी थी, उस एसेट की कॉस्ट थी 80,000, उस पे डेप्रिसिएशन था 20,000, लेकिन मैंने कितने में बेचा ये अगर आपको ना दे तो अगर आप ये अकाउंट बनाएंगे तो दिस अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज द बैलेंसिंग फिगर। बात समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग आएगा, अभी इसी टर्म्स में आगे वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जहां पे आपको सेल प्रोसीड नहीं दिया होगा आप सेल प्रोसीड कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब बाकी ये क्वेश्चन तो क्या हो गया आपका, बिल्कुल ही सिंपल हो गया। ठीक है, आंसर इसका चेक कर लीजिए। आपने रिजर्व से नेट प्रॉफिट उठाया, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ था, करेंट ईयर प्रोविजन आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड आपने कहां से निकाला, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बना के निकाला, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी आपने वहीं से निकाला। ठीक है, गुडविल अमोर्टाइज्ड आपको कहां दिया हुआ था, नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ था। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, उसके बाद फिर आपको वर्किंग कैपिटल चेंज की 2 चीजें दी हुई थी वो आपने करा, और लास्ट में आपने क्या किया, पिछले साल का जो प्रोविजन रहा होगा उसको आपने क्या मान लिया, टैक्स पेड मान लिया। टैक्स पेड करके आपने आंसर निकाल दिया। ठीक है, और नीचे आप चाहें तो वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग नोट देख सकते हैं। ठीक है, यही वर्किंग नोट आपने बनाया था खुद। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत समझने में, नहीं समझने में प्रॉब्लम है? तो अभी हम लोग इसका सिर्फ एक एस्पेक्ट यूज कर रहे हैं, बाकी ये सारे एस्पेक्ट कब यूज होने लगेंगे, जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता है। लीजिए भैया अब एक और तेला बेला। अभी तक तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स का एकदम आसान वाला ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्या पिछले साल के प्रोविजन को इस साल का पेड मान लेंगे और इस साल के प्रोविजन को प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। अब इसमें और तमाशा है। ठीक है, इसको बिल्कुल मत देखिए, देखने से कोई फायदा नहीं है अकाउंट को। हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां से काम करेंगे। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालना है। क्या क्या बातें की हुई हैं,
जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसमें देख लीजिए, कोई चीज आपको ऐसी है जो समझ में ना आए। सबसे पहले आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स दिया हुआ है, मतलब ये एसपीएल दिया हुआ है, आपको क्या करना पड़ेगा, एसपीएल में से बैलेंस उठाना पड़ेगा प्रॉफिट का, ठीक है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, ये यूज हो जाएगा। एक मेरे को ये चीज दिखाई दे रही है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग राइट बैक करेंगे। अदर एक्सपेंसेस में चेक कर लेते हैं, कोई ऐसी चीजें तो है नहीं। नेट प्रॉफिट लेस प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो हम ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना उठा के सीधे क्या उठा ले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठा ले, ठीक है। आई और इसके बाद आपको नोट्स और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए हुए हैं। तो एक बार सबसे पहले ऊपर में हमारे पास में प्रॉफिट का एलिमेंट है, डिप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट की बातें हैं। उसके बाद में हम लोग जब नीचे आते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में और क्या चीजें हैं, तो आइए देखिए। पहला एडजस्टमेंट आपको समझ में आ रहा होगा, इस एडजस्टमेंट का क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, ये आपका वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक कीजिए कि क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन और आपको दिया हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 एडजस्टमेंट तो आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं देगा, आपको सिर्फ चेंज डिटरमाइन करना है, ठीक है। चेंज डिटरमाइन करना है, पहला देखिए 1,25,000 1,50,000 एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा तो कैश का आउटफ्लो, ठीक है। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल 40 से घट के 30 कैश का इनफ्लो, ठीक है। तीसरा क्या है आपका ट्रेड क्रेडिटर्स, 85 से घट के 75 कैश का आउटफ्लो, ठीक है। चौथा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग 10,000 से बढ़ के कितना हो गया 15,000 कैश का इनफ्लो, ठीक है। और यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस 25,000 से बढ़ के 27,500 2,500 रुपए का कैश का आउटफ्लो, ठीक है। तो ये 5 आइटम तो आपको दिक्कत नहीं देंगी। छठा आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स। लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोविजन फॉर टैक्स विद द एसपीएल। अब यहां देखिए, यहां भी प्रोविजन फॉर टैक्स है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक प्रोविजन यहां दिख रहा है, क्लियर। ये प्रोविजन क्या है समझने की कोशिश कीजिए, ये प्रोविजन क्या है, व्हाट इज दिस प्रोविजन। नहीं, पेड नहीं है, पेड रहता तो लिख के देता कि पेड है, प्रोविजन लिखा हुआ है। करेंट ईयर का बनाया गया, क्लियर है, मतलब करेंट ईयर आपने प्रॉफिट से कितना प्रोविजन बनाया है, कितना बनाया है 50,000। एंट्री प्लीज, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो एक तो खिचड़ी यहां है और 2 खिचड़ी और है। अरे तेरी जा रहा है यार, क्या हो गया। चिराग को बड़ी दिक्कत है यार, लगाओ तो बेटा इसको। आगे रखो ना उसको, आगे रखो, एक बेंच आगे रखो। हाँ एक मिनट यार, क्या वो नहीं हो रहा है क्या। अच्छा थोड़ा सा बेटा साइड हो तो पहुंच जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। विशेष तुम थोड़ा सा बेटा साइड हो, तुमको यहाँ रखना पड़ेगा। स्विच ऑन कर देना बेटा। तुम अगर बैठोगे कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम वहां बैठ जाओ, गणपति के पीछे बैठ जाओ, ठीक है। ऑन कर यार, ठीक, चलो हम 2 मिनट में आ रहे। हाँ भाई बोल। उसका वहां पे वायर देखो तो बाबू, वायर ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा है।
एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से बंद करके ऑन करो, तो करो, ऑन करो। आज नहीं था, हो गया, ऑरेंज आ गया। हो गया, चलिए देखिए, हाँ हम लोग प्रोविजन की बात कर रहे थे। चलिए शांत हो जाइए बेटा, शांत हो जाइए। तो एक तो प्रोविजन हमने एसपीएल में देखा कि एसपीएल में 50,000 रुपए का प्रोविजन है, ठीक है। अब दूसरा प्रोविजन मेरे पास में कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा दूसरा प्रोविजन अपने पास में है, 10,000 रुपए का यहाँ और 15,000 रुपए का यहाँ, ठीक है। ये दो अलग अलग प्रोविजन है। तो ये प्रोविजन क्या बात कर रहा है, वो प्रोविजन क्या बात कर रहा था, ठीक है। तो ये प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस टैक्स के प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है, ये टैक्स के प्रोविजन का क्या है, आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। प्रोविजन बनता है, तो हम एक बार आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के दिखा देते हैं कैसे बनता है। प्रोविजन फॉर टैक्स नॉर्मली सारे प्रोविजन की तरह ही बनता है। प्रोविजन बनता है तो बैलेंस क्रेडिट होता है, प्रोविजन का बैलेंस यूज होता होगा तो बैलेंस क्या हो जाता होगा, डेबिट हो जाता होगा, ठीक है। तो जब प्रोविजन बना बाई बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस रहा होगा प्रोविजन में, 10,000 रुपए का। अभी कितना बैलेंस है, सॉरी 15,000 करो, सॉरी 15,000, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 10,000 रुपए। तो बैलेंस सीडी कितना हो गया, 10,000। अब आपको एक बात दी हुई है, क्या दिया हुआ है, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। क्या उसका जर्नल एंट्री रहा होगा, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कितना, 50,000, ठीक है। तो यहां से एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, क्या निकलेगा, यहां निकलेगा टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, क्योंकि वहां पेड नहीं लिखा हुआ था, वहां क्या लिखा हुआ था, प्रोविजन लिखा हुआ था। कितना निकलेगा, 50, 60, 65 माइनस 10, 55। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दो चीजें निकलवाएगा, या तो प्रोविजन मेड या तो टैक्स पेड, ठीक है। अगर टैक्स पेड दिया होता तो अपन को क्या निकालना पड़ता, प्रोविजन मेड। अगर प्रोविजन मेड दे दिया तो अपन अकाउंट बना के क्या निकालेंगे, टैक्स पेड। कोई दिक्कत इसको समझने में। अब बताइए, ये वाला प्रोविजन आपने करंट ईयर में बनाया होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, एड बैक, और ये अमाउंट 55,000 रुपए का आपने टैक्स पे किया है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए अब चेक कर लेते हैं हम लोग आगे। अब इसका आंसर एक बार बड़े आराम से चेक कर लीजिए। इसने देखिए ये कौन सा प्रॉफिट उठा लिया, 1,65,000 वाला प्रॉफिट उठाया है। तो सबसे पहले ये प्रॉफिट इंश्योर कर लीजिए कि ये प्रॉफिट कौन सा वाला था। देख लीजिए 1,65,000 उठाया है इसने प्रॉफिट, इसलिए इसने ये वाला अमाउंट ऐड बैक नहीं किया, मतलब समझिएगा, ठीक है। अगर आप ये प्रॉफिट उठा लेते तो आपको करंट ईयर का प्रोविजन मेड क्या करना पड़ता, ऐड बैक करना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये इसने डायरेक्ट ही वो प्रॉफिट उठाया है, यहां पे लॉस है कहने का मतलब है, वो प्रॉफिट उठाया है जहां प्रोविजन एडजस्टेड ही नहीं था। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आप इस फिगर को 2,15 से उठाते तो करंट ईयर का प्रोविजन आपको इसके अंदर क्या करना पड़ता, ऐड बैक करना पड़ता। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला ये एडजस्टमेंट हो गया आपका। अब चेक कीजिए बाकी एडजस्टमेंट, ठीक है। 1,65,000 समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1,65,000 ना उठा करके हम 2,5,000 उठाते तो 50,000 रुपए हमको क्या करना पड़ता, एड बैक करना पड़ता करंट ईयर का प्रोविजन जो हमने बनाया था। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन हमेशा क्या होगा, एड बैक होगा, क्यों, नॉन कैश है। आगे बढ़ते हैं। ये बिल्स रिसीवेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी, सन्ड्री डेटर, इन्वेंट्री, प्रीपेड और करंट सन्ड्री क्रेडिटर्स,
इनमें तो कहीं किसी को दिक्कत रहा ही नहीं होगा, ठीक है। इसका तो प्लस माइनस अपने को एडजस्ट करना है बस, ठीक है। आइए उसके बाद यहां देखिए ये वाली चीज, क्या ये आपको समझ में आ गई? ये हमने कहां से निकाला? हमने प्रोविजन का अकाउंट बना के निकाला कि इनकम टैक्स पेड कितना होगा। अच्छा यहाँ पे कोई रिफंड होता तो नेट कर लेते, एडजस्ट कर देते, ठीक है। बोलिए भाई समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। तो आपको आज मैंने अभी तक 2 अकाउंट बता दिया है। पहला कौन कौन सा? एसेट अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट बनाना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहने का मतलब। और दूसरा अकाउंट मैंने आपको बताया कि जब आपके पास में प्रोविजन करेंट ईयर का बना हुआ होगा और आपको बैलेंसेस दिए होंगे प्रोविजन फॉर टैक्स के, तो या तो आपको टैक्स पेड निकालना पड़ेगा, और अगर टैक्स पेड दिया होगा तो आपको प्रोविजन मेड निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब श्योर शॉट है जो कि बोर्ड में आएगा ही आएगा, एकदम आना फिक्स है इन सब चीजों का, ठीक है। यही सारे एडजस्टमेंट्स हैं, तो या तो समझ लीजिए या तो रट लीजिए या जो करना है कीजिए, लेकिन